हेलो स्टूडेंट। आज का यह हमारा टॉपिक होगा रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। अब ये अकाउंट कब प्रिपेयर किए जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाया जाता है? तो जब कोई पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर दिया जाता है तो वहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। इसे हिंदी में वसूली खाता बोला जाता है। जैसे ही कोई पार्टनर आता है या जाता है तो उस समय रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया जाता है, लेकिन जब फर्म को ही बंद कर दिया जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। अब इसे किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए, तो उसके लिए आपको इतना याद रखना है कि जो सबसे पहले लायबिलिटी में जितनी भी लायबिलिटी होगी उसमें कुछ नामों को छोड़कर आपको उनकी बुक वैल्यू पे ही कहाँ ट्रांसफ़र करना है, क्रेडिट में। और असेट्स में कैश और बैंक को छोड़कर जितनी भी असेट्स है उसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे आप, डेबिट में। उसके बाद जितनी भी हमारी इनकम हुई होगी, जो भी हमने असेट्स सेल करें उनमें इनकम हुई होगी कुछ ना कुछ, तो उसको हम क्रेडिट में शो ऑफ करेंगे। और लायबिलिटी का जो भी पेमेंट किया होगा उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। तो आपको याद रखना है लायबिलिटी की जो डिजिट्स होंगे उसको आपको कहाँ लेके जाना है, बुक वैल्यू पे, बैलेंस शीट में से क्रेडिट में। और असेट्स को कहाँ लेके जाना है, डेबिट में। उसके बाद नीचे के जो एडिशनल पॉइंट है उनको पढ़ के हम देखेंगे, और पढ़ने के बाद अगर असेट्स को सेल करेंगे तो इनकम होगी तो आपको उसको क्रेडिट में लिखना है। और लायबिलिटी का अगर पेमेंट करने का कोई टॉपिक आता है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो बैलेंस शीट हमेशा हमें दी होगी। अब बैलेंस शीट के थ्रू हम कैसे करें, तो क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में दिया है सीता, रीता एंड मीता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1. Their balance sheet as on March 31st 2017 as follow. रिजर्व फंड दिया है क्रेडिटर कैपिटल रीता, सीता और मीता की दे रखी है। केस दे रखा है स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, प्लांट। तो देखिए आपको क्या क्या रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना है और क्या अमाउंट रियलाइजेशन में नहीं लिखना। असेट्स को पहचानना इजी है, असेट्स में कैश और बैंक को छोड़ देना आप। उसके अलावा अगर कोई भी असेट्स आपको दिखती है तो आपको कहाँ लेके जाना, डेबिट में। लायबिलिटी में आपको याद रखना है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। एक तो आपका कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट, तीसरा रिजर्व फंड या कैपिटल रिजर्व। तो इस टाइप के कुछ फंड्स होते हैं। इनमें से अगर कोई अमाउंट आती है, ऐसे ही आपका आएगा एक P&L अकाउंट, तो इनमें से कोई अमाउंट आएगी तो आपको नहीं लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट में। बाकी जितनी भी अमाउंट होगी आपको कहाँ लेके जाना है, क्रेडिट साइड। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है रिज़र्व फंड। अभी आपको क्या पता है, रिज़र्व फंड नहीं आएगा। क्रेडिटर कितने के, 2000 एज इट इज़ हमने कहाँ लिखा, देखिए क्रेडिट में। क्यों, क्योंकि बुक वैल्यू का मतलब होता है जितनी वैल्यू बैलेंस शीट में लिखी ऐसी की ऐसी। उसके बाद आपको क्या दिख रही है, कैपिटल। तो कैपिटल और रिजर्व फंड दोनों तो आएंगे नहीं, बचा क्या, क्रेडिटर। कहाँ लेके चले गए, क्रेडिट में। इधर से मैंने आपको क्या बताया, केस और बैंक को छोड़कर जितने भी असेट्स हैं सब कहाँ जाएंगे, डेबिट में। तो चारों असेट्स को हम कहाँ लेके जाएंगे, डेबिट में। तो चारों असेट्स ऐसे कैसे आपके कहाँ चले गए, डेबिट में चले जाते हैं। अब चारों असेट्स को लिखने के बाद अब हम नीचे के पॉइंटों को पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है नीचे वो, दे डिसाइड टू डिसॉल्व द बिजनेस। देखिए उन्होंने क्लियर बोला है कि हम फर्म को क्या करेंगे, बंद करेंगे। द फॉलोइंग अमाउंट वर रियलाइज्ड। और जब उन्होंने फर्म को बंद किया और असेट्स और लाइबिलिटी से जो पेमेंट जिसको देना था दिया, और असेट्स को बेचने पर जो आया है वो कैसे आया। प्लांट एंड मशीनरी से उनके पास कितने आए, 4250। स्टॉक से कितने आए, 3500। डेटर्स से कितने रिसीव हुए, 1800। और फर्नीचर से कितने हुए, 750। तो कुल मिला के चारों संपत्ति हमने बेची। और अभी आपको मैंने बताया कोई भी संपत्ति आप बेचेंगे तो पैसा आएगा। और हमारा रियलाइजेशन अकाउंट एक तरीके से आप P&L बना रहे हैं। तो आपको इनकम कितने की हुई, तो इनकम आपको जो जो हुई वो आपको कहाँ लिखना है, क्रेडिट में। तो चारों से जितना अमाउंट आया हमने कहाँ लिखा, क्रेडिट में। ठीक, इससे आगे बढ़ते हैं। सीता एग्री टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने वहन करे, सीता ने वहन किए। फॉर द सर्विस सीता इज़ पेड ₹60। और इस सर्विस के लिए सीता ने कितने पेड करे हैं, 60। मतलब
ये किसने पेड की? सीता ने। तो किसका नाम लिखना है आपको? सीता का कैपिटल अकाउंट लिखना है। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है तो हम क्या लिखते हैं वहाँ पे? बैंक या कैश। क्या लिखेंगे? बैंक। जैसे यहाँ रिसीव हुए तो हमने एंट्री में क्या लिखा? बैंक। क्या लिखा यहाँ पर? बैंक। लेकिन अगर यहाँ पर सीता नहीं देती वो पेमेंट तो आपको क्या लिखना पड़ता? टू बैंक। क्यों? क्योंकि खर्चा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। इनकम थी तो हमने क्या करा? क्रेडिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंट टू ₹450। और रियलाइजेशन का जो एक्चुअल एक्सपेंसेस था वो कितना था? 450 रुपये। उसी के आगे वो बोल रहे हैं क्रेडिटर पेड 20% लेस, देयर वाज अनरिकॉर्डेड असेट्स ऑफ ₹250। तो देखिए क्रेडिटर को हमने जो पेमेंट करा पहले तो वो देखिए कितना पेमेंट करा? 2% कम। तो देखिए क्रेडिटर को आपको कितने रुपए देने थे? 2000 रुपये देने थे, लेकिन 2% कम किया है तो 2000 का जो 1% निकालेंगे तो कितना आएगा? 20। 2% में कितना आएगा? 40 रुपये कम दिए हैं तो 2000 में से 40 रुपये का हमें डिस्काउंट मिला है। मतलब हमने पेमेंट कितना करा होगा? 1960। तो देखिए क्रेडिटर को जो पेमेंट किया गया है वो कितना किया गया है? 1960। इसके आगे दिया है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड असेट्स। अब क्या है? असेट्स एक तरीके से इनकम हो गई हमारी, असेट्स मिल गया हमें जो रिकॉर्ड में नहीं था, तो इनकम हो गई। वो कितने बिकी? 250 में। तो 250 में अनरिकॉर्डेड हमारा असेट्स बिक रहा है। कितने में बिका है आपका? 250। विच वाज टेकन बाय रीता एट 200। देखिए वो थी कितने की असेट? 250 की, लेकिन रीता ने उसको टेक किया कितने में? 200 में। इसका मतलब हमारी इनकम होनी थी 250 की, पर हुई कितने की है? 200 की। अब यहाँ पर भी बाय बैंक क्यों नहीं लिखेंगे? देखिए इनकम हो रही है, यहाँ पे असेट्स मिला है, इनकम हुई है 200 की। यहाँ असेट्स बिके थे तो कितने काय में लिखी एंट्री? बैंक में। लेकिन यहाँ पर किसने ले लिया? रीता ने, इसलिए उसके नाम के साथ में एंट्री लिखेंगे। जब भी कोई पार्टनर अगर कोई असेट्स या लाइबिलिटी लेता है तो वहाँ पर उसके नाम के साथ लिखना है, और अगर उनमें से किसी का नाम नहीं आता है तो बैंक या कैश लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हमें कैलकुलेशन करना है। तो देखिए एक बार और पॉइंट आप क्लियर कर लें। दे डिसाइड टू डिज़ोल्व द बिजनेस, द फॉलोइंग अमाउंट वर रिलाइज प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर। इनसे पेमेंट आया, क्रेडिट में लिखा। इसके बाद उन्होंने बोला है सीता एग्री टू बियर ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सीता ने सभी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिए। फॉर द सर्विस सीता इस पेड ₹60। और इस सर्विस के लिए सीता ने कितने पेड करे? केवल 60 रुपये। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंट टू 450। लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस जो हुए थे वो कितने हुए थे रियलाइजेशन के? 450। तो यहाँ पर 450 हुए थे एक्सपेंसेस, लेकिन उसने पेड कितने किए हैं? 60। इसलिए हम एंट्री क्या ही करेंगे? ओनली 60 रुपीज़ की। इसके आगे वो बोलता है क्रेडिटर पेड 2% लेस। क्रेडिटर को 2% कम करा। क्रेडिटर को देने थे 2000 का 2% 40 रुपये कम दिए, मतलब दिए कितने? 60 रुपये। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड असेट्स। हमें एक अनरिकॉर्डेड असेट्स मिला जिसकी वैल्यू 250 थी, लेकिन रीता ने इसको कितने में लिया? 200 में। तो कितने में लिया? 200 में। किसी पार्टनर ने कुछ भी लिया हो तो क्या करेंगे? उसके नाम लिखना पड़ेगा, बैंक का यूज़ नहीं होगा। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट टू क्लोज द बुक। आपको कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे? तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में हमने क्या किया? असेट्स बेच दी हमने, पैसा आ गया। लाइबिलिटी का पेमेंट जितना देना था दे दिया। अदर असेट्स का पैसा आना था आ गया। अब हम टोटल करेंगे तो टोटल करने पे क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 ये क्रेडिटर को पेमेंट दिया, ये सीता ने पेमेंट करा था रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस। इसके बाद इधर क्रेडिटर क्वेश्चन में दिया, ये अभी हमने यहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन से लिया है 200, यहाँ हमने सेल किया है। तो उसके बाद जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की हमारी एंट्री आ चुकी है। अब टोटल करेंगे तो क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा आएगा और डेबिट का कम आएगा। क्रेडिट और डेबिट में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा? 530। तो दोनों के बीच में 530 रुपये का डिफरेंस आएगा, और जो डिफरेंस आएगा उसको उनके क्वेश्चन में जो रेशो दिया है उसमें बांट देंगे। क्वेश्चन में रेशो दिया गया है 2:1, मतलब हम इसको 2:1 के रेशो में जब शेयर करेंगे तो अमाउंट आएगा 212, 212 और 106 रुपये। इसके आगे हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल। अब पार्टनर्स कैपिटल में क्या करना है? सबसे पहले इनकी पुरानी पूंजी को क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस BD। ये इनकी पुरानी पूंजी हमें बैलेंस शीट में दी थी। रिजर्व फंड में जो पैसा होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं बटता है, वो कहाँ बटेगा? आपका
पार्टनर्स कैपिटल में। किस रेशियो में? उनके पुराने रेशियो में। तो रिजर्व फंड में 2,500 थे, पुराना रेशियो 2-2-1 है, तो 2-2-1 में इसको हमने बांट दिया। उसके बाद रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट हुआ था वो भी हमने लिख दिया। जहाँ पर भी रियलाइजेशन अकाउंट में कैपिटल वर्ड का यूज़ हुआ होगा वो भी हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हमने रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सपेंसेस थे सीता के, कितने रुपए लिखे थे वहाँ पे? 60। ये देखिए कैपिटल का यूज़ हुआ था इसलिए 60 लिख दिया। इसके बाद कैपिटल वर्ड का यूज़ क्रेडिट साइड भी हुआ था। क्रेडिट साइड कितने का हुआ था? 200 रुपये का। तो कितना हमने लिखा? 200। अब रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस एक्चुअल हुए थे तो उसको हमने किसके थ्रू, खर्चा किसने किया था? सीता ने। तो सीता ने अगर किया था खर्चा तो ये हमने सीता के खाते से ले लिए। कितने? 450। एक्चुअल हुए थे कितने? 450, पर उसने वहाँ पर कितने दिए थे? 60। तो इसके सीता के अकाउंट से हमने कितने रुपए माइनस कर दिए? 450 रुपये माइनस कर दिए। तो जब भी अगर एक्चुअल अमाउंट ज़्यादा होता है तो हम क्या करेंगे, उसके अकाउंट से उसने जितना ही पे किया होगा अमाउंट, वो अमाउंट हम क्रेडिट कर देंगे और जितना एक्चुअल अमाउंट हुआ होगा उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। इसके बाद फिर हम टोटल करके देखेंगे। टोटल करने पे क्रेडिट का अगर ज़्यादा आएगा तो डेबिट में टू बैंक का यूज़ करेंगे और डेबिट का ज़्यादा आएगा तो क्रेडिट में बाय बैंक लिख देंगे। तो यहाँ पर तीनों का क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है और क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है। तो सीता के पास कुल मिला के कितने थे? 6,272, जिसमें से 450 तो उस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में उसके अकाउंट से कट गए थे। तो बचे कितने? 5,822। तो 5,822 उसके अकाउंट में से वो निकाल लेगी। ऐसे ही रीता के अकाउंट में थे 3,212, उसमें से 200 उसने निकाल लिए, बचे कितने? 3,012। मीता के इसमें कितने थे? 1,606, उसमें से 1,606 से कैसे निकाल लिए क्योंकि उसका कोई भी खर्चा नहीं हुआ था। इसके बाद बैंक अकाउंट में क्या करना है? बैंक अकाउंट जब आपको बनाना है तो आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना। बैंक आपने जहाँ पर भी देखा है उस अमाउंट को आपको डेबिट में था तो क्रेडिट में लिखना, क्रेडिट में था तो डेबिट में। तो स्टार्टिंग से देखते हैं बैंक कहाँ कहाँ लिखा था। चलिए, बैंक यहाँ पर केसेट बैंक किस तरफ लिखा है? क्रेडिट साइड। कहाँ चला जाएगा? डेबिट में। तो 2,500 की एंट्री। इसके अलावा इधर भी देख लेते हैं हम। तो इधर बैंक आपका एक ये होता है 1960, क्या है? डेबिट। कहाँ ले जाएंगे? क्रेडिट में। इसके अलावा तो बैंक इधर नहीं है। इधर बैंक में कितने? 10,350। क्रेडिट है तो क्या होंगे? डेबिट होंगे। तो देखिए 10,350 की एंट्री डेबिट होगी, 1960 की एंट्री क्रेडिट होगी और 2,500 की क्या होगी? डेबिट होगी। तो देखिए बैंक अकाउंट में 2,500 डेबिट हो गया, 10,350 डेबिट हो गया, ये दोनों क्रेडिट में थे। रियलाइजेशन में क्रेडिटर को कितने दिए? 1960 हो गई ये। अब इस तरफ देखते हैं इधर बैंक कहाँ कहाँ लिखा था हमने। तो देखिए यहाँ बैंक डेबिट में 450, कहाँ गया? क्रेडिट में। बैंक डेबिट 5,822 कहाँ गया? क्रेडिट में। 3,012 कहाँ आया? क्रेडिट में। और 1,606 कहाँ गया? क्रेडिट में। तो जहाँ जहाँ बैंक डेबिट दिख रहा है उसको बैंक अकाउंट में कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। इसके अलावा यहाँ कोई बैंक नहीं है, ये कोई बैंक नहीं है, ये कोई बैंक नहीं है, ये भी कोई बैंक नहीं है। तो इस तरीके से कुल मिला के टोटल दोनों तरफ का कितना आएगा आपका? 12,850, 12,850। इस क्वेश्चन में आपको बस एक पॉइंट पे फोकस करना है कि यदि कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लेने के लिए एग्री हो जाता है तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर लेने के लिए एग्री हो गया लेकिन उसने पूरे पेड नहीं किए तो जो भी एक्चुअल अमाउंट होगा वो हम वहाँ पर रियलाइजेशन में नहीं लिखते हुए सीधे कहाँ लिख सकते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? जिसने पेमेंट लेने के लिए जो एग्री हुआ था वो। तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ था कि सीता एग्री हुई थी ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए फॉर सर्विस सीता इज़ पेड। उसने इस सर्विस के लिए खुद ने कितने पेड किए थे? 60, लेकिन एक्चुअल अमाउंट कितना हुआ था? 450। इसलिए सीता के अकाउंट से हमने कितने रुपए माइनस कर दिए? 450। इस तरीके से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट हम इजीली तैयार कर सकते हैं।